और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मोहाली में खुफिया विभाग के दफ्तर पर हुए ग्रेनेड धमाके के मामले में सीएम भगवंत मान ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस बैठक में डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है। सीएम भगवंत मान ने खुफिया विभाग के दफ्तर पर हुए धमाके की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने साफ किया है कि माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। बैठक सीएम आवास पर बुलाई गई है और उच्च स्तरीय ये बैठक इस लिहाज से जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आया है उसमें डीजीपी भी इस बैठक में होंगे, तमाम बड़े अधिकारी होंगे। पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट एक तरीके से ली जाएगी। हालांकि इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और पूरी नजर इस बात पर बनी हुई है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर मोहाली में खुफिया विभाग के दफ्तर पर हुए ग्रेनेड धमाके के मामले में सीएम भगवंत मान ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सफेद स्विफ्ट डिजायर में दरअसल ये संदिग्ध आए थे। अब उस कार की पहचान होने वाली है और ये कोशिश हो रही है। 7,000 मोबाइल की जांच भी पुलिस आगे कर रही है। यानी किस तरीके के इसके तार जुड़े हो सकते हैं। सफेद स्विफ्ट डिजायर जो कार थी जिसमें संदिग्ध थे, अब इन तमाम पहलुओं पर जांच आगे चल रही है। एनआईए की टीम आज फिर धमाके की जांच करने वाली है। एक एक कड़ी को खंगाला जाएगा कि क्या कोई बड़ी साजिश दरअसल रची जा रही थी। इसी के इर्द गिर्द अब जांच चलेगी। इस बीच उच्च स्तरीय एक बैठक भी मुख्यमंत्री ने बुलाई है जिसमें बड़े आला अधिकारी होंगे और उनसे एक एक रिपोर्ट ली जाएगी कि किस तरीके से ये घटना घटी है। तो 8 मई को पंजाब के तरन तारण में जो साजिश थी उसको नाकाम किया गया। 9 मई को हेरोइन की भारी खेप जो है वो अमृतसर से बरामद हुई थी। तो किस तरीके से गतिविधियां बढ़ी हैं पंजाब में, ये जरा आप समझिए। 8 मई को खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर हमला, तो ये मोहाली में आरपीजी से हमला कैसे, ये हम दरअसल आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें अगर आप देखिए तो इमारत के एंट्री के पास देखिए दुकान है, दूरी करीब 50 मीटर की। वही खुफिया विभाग की इमारत जो आप देख रहे हो ऊपर मोहाली, यही दरअसल हमला हुआ था। इमारत के सामने ये खाली मैदान आप देख रहे हैं, दूरी करीब ये 400 मीटर की है। वही इमारत के सामने पार्किंग जो आप देख रहे हैं, दूरी करीब 50 मीटर की ये पार्किंग है और इमारत के पास थोड़ी दूर पर यानी 200 मीटर पर ही रिहायशी इलाके हैं। रिहायशी इलाकों से मतलब जहां पर आम लोग रहते हैं, वो 200 मीटर की दूरी पर आम लोग रहते हैं। तो आपको ये हम दरअसल बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से मोहाली, यही जहां खुफिया विभाग की इमारत आपको दिख रही है, यहीं पर यह हमला हुआ है। हालांकि पहले जो अधिकारी थे पुलिस के वो ये कह रहे थे कि आतंकी घटना ये नहीं हुई, लेकिन बाद में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आतंकी घटना हो सकती है। अब हर पहलुओं पर जांच चल रही है कि आखिरकार किस तरीके की साजिश ये रची जा रही थी। मोहाली में किस तरीके से एक एक सुराग है उसको खंगालना अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। क्या इसके तार कहीं और से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? वो 2 संदिग्ध आखिरकार कौन थे? 7,000 कॉल जो थी उनकी भी अब जांच हो रही। 3 मोबाइल टावर जो है उनसे सुराग हासिल करने की कोशिश और सफेद कार से दरअसल ये आई थी। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें भी देखा जा रहा है 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। अब ये कौन थे, किस तरीके से, क्या ये ड्रोन की मदद से लाया गया या क्या, किस तरीके से इसे अंजाम दिया गया, अभी एक एक पहलुओं पर जांच चल रही है। क्या हुआ था सर? देखिए यार, माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ। वो धमाका था माइनर। ब्लास्ट बाहर से था, ब्लास्ट बाहर से। नहीं तो क्या आरपीजी की तरफ गन टाइप से फायर किया गया और किसने फायर किया? वो सारी तफ्तीश चल रही है। इससे नहीं, किसने फायर किया? इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बाकी तफ्तीश की जा रही है और हमारे सारे सीनियर ऑफिसर, हमारी एफएसएल टीमें जांच कर रही हैं और मंजीत सहगल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, एनआईए की टीम भी अब जांच कर रही है। किस तरीके के सुराग अभी प्राथमिक तौर पर हाथ लगे हैं और क्या संकेत ये दे रहे हैं? देखिए अर्पिता, कल शाम से ही पुलिस मुस्तैदी दिखा रही है और जो अपने एविडेंसेस है उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि आसपास के 3 मोबाइल फोन टावर है, उसमें 7,000 के करीब मोबाइल फोन्स का डेटा मिला है। उसको खंगाला जा रहा है पता लगाने के लिए कि आखिर उस वक्त जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त कौन से मोबाइल फोन्स के लोकेशन इस घटनास्थल पर थी। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस बिल्डिंग के बिल्कुल ठीक सामने एक पार्किंग हमें नजर आ रही है। इसी पार्किंग में ऐसा माना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में ये लोग आए हैं। उनकी संख्या 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3-4 लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने
इसी पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की और उसके बाद यहीं से सीधे 90 डिग्री के कोण से जो है आरपीजी को फायर किया गया। ये एग्जैक्टली कौन सी कितने डिस्टेंस से फायर किया गया ये पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये 90 से 100 मीटर की दूरी से फायर किया गया है। और अगर उस आरपीजी को सड़क से फायर किया गया, सड़क से इस्तेमाल किया गया, तो सड़क और उस भवन के बीच में 10 मीटर से ज्यादा की दूरी नहीं है। सो कुल मिलाकर अभी जांच जारी है। वहीं प्रशासनिक अमला भी हरकत में आया है। पंजाब के सभी जिलों में खासकर जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें गश्त बढ़ा दी गई है। ड्रोन्स पर नजर रखी जा रही है। कल ही एक ड्रोन को बीएसएफ ने नीचे गिरा दिया था, उसमें से 10 पैकेट हेरोइन के मिले थे। 2 दिन पहले ही 2.5 किलो के करीब जो आरडीएक्स था वो तरन से बरामद हुआ था। और उससे पहले आज इस घटना से 3 दिन पहले की बात करें तो करनाल से ही हरियाणा के 7.5 किलो के करीब जो आरडीएक्स से बरामद हुआ था। उसके अलावा आर्म्स एम्युनिशन की बरामदगी भी हो चुकी है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो सभी विस्फोटक पदार्थ हैं या फिर हथियार हैं, ड्रोन्स के जरिए भारतीय सीमा में गिराए जा रहे हैं। पाकिस्तान में से ये हथियार लाए जा रहे हैं। मंजीत रहिए जरा आप साथ। दरअसल अब देखिए उच्च स्तरीय जहां एक तरफ बैठक बुलाई गई मुख्यमंत्री की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ जरा आपको बता दें कि मोहाली में ये जो आरपीजी से हमला हुआ वो कैसे, ये आसपास का पूरा इलाका कैसे। देखिए इमारत में एंट्री के पास दुकान है, दूरी इसकी करीब इस बिल्डिंग से अगर आप देखिए 50 मीटर की जो आपको दुकान दिख रहे होंगे इस समय। वहीं देखिए इमारत के सामने ये खाली मैदान है, करीब 400 मीटर इसकी दूरी है इस बिल्डिंग से जहां पर हमला हुआ है। ये बिल्डिंग खुफिया विभाग की ये इमारत मोहाली में, और यहीं पर आपको बता दें दरअसल हमला हुआ है। और उसके आसपास किस तरीके से चीजें हैं वो आपको बता रहे हैं। इमारत के सामने पार्किंग है, इसकी दूरी करीब 50 मीटर की है, ये पार्किंग है। वहीं इमारत के पास रिहायशी इलाके 200 मीटर की दूरी पर रिहायशी इलाके हैं, यानी आम लोग वहां पर रहते हैं। यानी मंजीत कुल मिलाकर जो ये पार्किंग एरिया हम देख रहे हैं दूरी करीब 50 मीटर की, यहां पर ही कार रही होगी जाहिर तौर पर, और यही 2 संदिग्ध या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज या प्राथमिक तौर पर अभी और क्या जानकारी हासिल हो पाई है, किस तरीके से ये पूरी घटना रची गई? देखिए अर्पिता, जो प्राथमिक जांच में सामने आया वो ये कि जो ये संदिग्ध वाहन था ये इसी दिशा से जो जहां पर पार्किंग है इसी दिशा से बिल्डिंग की ओर बढ़ा था, यहीं पार्क किया गया। और उसके बाद धमाका करने के बाद जो आरोपी हैं, जिस घटना में लोग शामिल हैं, वो सीधे जिस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं इसी दिशा से होते हुए बाहर को निकल गए। ये 7:45 बजे की घटना है। उस वक्त इस सरकारी भवन में, इस खुफिया विभाग के भवन में कोई कर्मचारी अधिकारी भीतर मौजूद नहीं था। तीसरी मंजिल पर आकर ये जो आरपीजी है वो गिरा था। वो उसका धमाका इतना जबरदस्त था कि जिस जगह पर गिरा वहां के शीशे तो टूटे ही, और जो चौथी मंजिल है वहां के भी शीशे जो है वो चकनाचूर हो गए। और इसमें एक और बड़ा पहलू जो सामने आ रहा है अर्पिता, वो ये कि जानबूझकर पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। और क्योंकि उसके साथ ही लगते रिहायशी इलाके भी हैं, इनको टच नहीं किया गया। यानी कि जो इस घटना के पीछे लोग शामिल हैं, चाहे वो आतंकवादी हों या गैंगस्टर हो, उनका निशाना पुलिस थी, ना कि रिहायशी इलाके। सो ये प्रारंभिक जांच अभी है, जांच अभी बढ़ रही है। एनआईए की टीम भी आएगी और जांच को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जांच का दायरा बढ़ने के बाद ये साबित हो पाएगा कि इस षड्यंत्र के पीछे किन लोगों का हाथ है, उनका मकसद क्या था, और वो दरअसल क्या यहाँ इससे पहले भी रेकी करने आए थे, और कितने लोग एग्जैक्टली इसमें शामिल हैं, और उनको कहां से हैंडल किया जा रहा था। ये फिलहाल जांच के बाद ही, पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल पुलिस की मुस्तैदी पर भी खड़ा होता है कि किस तरह से पंजाब पुलिस का खुफिया विभाग का हेडक्वार्टर जो हाईली प्रोटेक्टेड होता है, वहां पर आरपीजी जैसा डिवाइस फायर किया जाता है। रॉकेट लॉन्चर से वो कामयाब हो जाते हैं फायर करने में, और पुलिस को उसकी भनक नहीं लगती। बड़ी जो चूक है वो पुलिस के मामले में भी सामने आ रही है। और ये केवल यही नहीं, इसके अलावा 3 जो कंसाइनमेंट्स है हथियारों की, जिसमें आरडीएक्स भी शामिल है, वो पंजाब के फिरोजपुर से चलकर बाहर के प्रदेशों में पहुंच जाती है। हरियाणा ले लीजिए या फिर नांदेड़ ले लीजिए, उसमें भी पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े हुए थे। तो जांच अभी जारी है, पूरा नेटवर्क सामने आ जाएगा जांच पूरी होने के बाद कि आखिर इस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है। क्या पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी मंजीत आप रहिए और नजर पंजाब। बनाए रखिए। मोहाली में धमाका कल शाम 7:45 बजे के करीब हुआ। धमाका मामूली था, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए।
यही है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का वो हिस्सा जिससे पंजाब को दहलाने की कोशिश की गई। पंजाब के मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय की टूटी हुई खिड़कियां उस हमले की गवाही दे रही हैं, जिसने कल रात सनसनी फैला दी। पंजाब पुलिस के जवानों और अफसरों का ये जमावड़ा धमाके की गुत्थियां खोलने की कोशिश में जुटा है। ये तस्वीर मोहाली स्थित खुफिया विभाग के मुख्यालय की है, जहां सोमवार शाम 7:45 पर धमाका हुआ। धमाका तीसरी मंजिल पे हुआ। ब्लास्ट बहुत तेज नहीं था, लेकिन धमाके में इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए। अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि धमाका रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी से हुआ, लेकिन पंजाब पुलिस अभी धमाके के बारे में साफ साफ कुछ कह नहीं पा रही। शुरुआत में सूत्रों के जरिए ये बताया गया कि ऑफिस में रखे विस्फोटक से धमाका हुआ, फिर कहा गया कि बाहर से हमला हुआ है। एक यार माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ। वो धमाका था माइनर। ब्लास्ट बाहर से था, ब्लास्ट बाहर से नहीं तो क्या आरपीजी की तरफ गन टाइप से फायर किया गया। और किसने फायर किया? वो सारी तफ्तीश चल रही है। इससे नहीं, किसने फायर किया? इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज तक के सूत्रों को जो जानकारी मिली है वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दो संदिग्ध एक कार से आए थे और करीब 80 मीटर की दूरी से फायर कर भाग निकले। खुफिया अधिकारी सीसीटीवी फुटेज और आसपास सक्रिय मोबाइल फोन टावर के जरिए संदिग्धों की तफ्तीश में जुटी हुई है। सवाल उठता है कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यहां पहुंचा कैसे? आज तक के सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि ड्रोन के जरिए रॉकेट लॉन्चर लाए गए हों। हाल ही में कुछ महीने में संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि बढ़ी है। मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग पर हुए धमाके के बाद पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं अलर्ट पर आ गई है। एनआईए की एजेंसी भी यहां पर आ सकती है। इसके अलावा मल्टीपल एजेंसीज अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं। सबसे पहले वो इमारत मैं आपको दिखा रहा हूं और ये जो खिड़की से कागज लटका हुआ दिखाई दे रहा तीसरी मंजिल पर, दरअसल ये वो कमरा है जहां पर धमाका हुआ था। हालांकि शुरुआती दौर में पंजाब पुलिस ने यह साफ कर दिया था कि यह आतंकी हमला नहीं है, लेकिन बाद में ये बयान आया कि आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और शुरुआती दौर में ये कहा गया था आरपीजी यानी कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड इस बिल्डिंग के इमारत लॉन्च किया गया, जिसे पोर्टेबल लॉन्चर कहते हैं, रॉकेट लॉन्चर कहते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, पूरे इलाके में अब छानबीन बढ़ा दी गई है। ये देखिए मेरे ठीक सामने पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी ये दुकान है जो कि फर्नीचर की, पुराने फर्नीचर की दुकान है, वहां पर गए हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे इलाके का मोबाइल डाटा उठाया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। धमाके के बाद आनन फानन में सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को सील कर दिया। मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने धमाके वाली जगह का मुआयना किया। पंजाब पुलिस एक और कड़ी जोड़ रही है कि एक दिन पहले की तरनतारन में 1.5 किलो आरडीएक्स और दूसरी तरफ विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस पता कर रही है कि कहीं खुफिया विभाग के मुख्यालय में धमाके का तरनतारन आरडीएक्स से कोई कनेक्शन तो नहीं। इससे पहले 24 अप्रैल को चंडीगढ़ के बुरैल जेल के पास से एक्सप्लोसिव डिवाइस जब्त किया गया था। इन गतिविधियों को देखते हुए साफ है कि भले ही धमाका छोटा था, लेकिन साजिश बड़ी हो सकती है, क्योंकि धमाका खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हुआ है, जिस पर सुरक्षा संबंधी खुफिया जानकारी लेने की जिम्मेदारी होती है। कमलजीत संधू के साथ ललित शर्मा, सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर झारखंड कैडर की अधिकारी पूजा सिंघल से थोड़ी देर में ईडी की पूछताछ शुरू होनी है। पूजा सिंघल के सीएस सुमन कुमार को ईडी पहले ही 5 दिन के रिमांड में ले चुकी है। सीएस सुमन कुमार को ईडी दफ्तर लाया गया है। सुमन कुमार के घर से ईडी की छापेमारी में 17 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। तो अब कनेक्शन किस तरीके के रहे हैं, अब उसको खंगाला जा रहा है। और देखिए, ये घोटाले के आरोपों को लेकर पूजा सिंघल से 11 बजे बताया जा रहा है पूछताछ होनी है और इस पूछताछ में कई चीजें खुलकर आएंगी। सीएस सुमन कुमार को ईडी दफ्तर लाया गया है, तो किस तरीके के सवाल जवाब हो सकते हैं वो भी हम आपको जरा बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर झारखंड कैडर की अधिकारी पूजा सिंघल से थोड़ी देर में ईडी की पूछताछ शुरू होनी है। पूजा सिंघल के सीएस सुमन कुमार को ईडी पहले ही 5 दिन के रिमांड पर ले चुकी है। ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं।
सीए की पहली ही उनको रिमांड पर लिया जा चुका है। पति अभिषेक से भी सवाल जवाब होने के, नेताओं से कनेक्शन है। अब ये खुलकर सामने आएगा जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। तो 11 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद पूछताछ होनी है। किस तरीके के सवाल हो सकते हैं पूजा के सामने, आपको बता दें। सवाल हो सकते हैं आपके सीए के पास इतनी महंगी गाड़ियां, क्या ये आपकी बेनामी संपत्ति के हैं? 2006-13 के बीच आपके खाते में करीब 1.5 करोड़ नगद कहां से आए? एलआईसी के लिए 80 लाख प्रीमियम नगद में क्यों दिए? बीच में पॉलिसी क्यों नहीं ली? आपके खाते से लाखों रुपए आपके जो सीए थे किस सर्विस के लिए उसने लिए? खनन विभाग के सचिव रहते हुए आपने कितने खादान की लीज पास की? क्या खादान के आवंटन को लेकर आप पर कोई दबाव होता था? किसी दबाव के तहत आप काम करती थी? क्या खादान लीज आवंटन को लेकर आपकी हेमंत सोरेन से बात होती थी? 2 खादानों का लीज हाल ही में हेमंत सोरेन को दिया गया, इसमें आपकी भूमिका क्या थी? आईएएस अधिकारी होने के नाते आपको पता होगा कि नियमों के खिलाफ है, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? तो ये तमाम सवाल होंगे जो आज पूछे जाएंगे, जिनके जवाब देने होंगे और कनेक्शन भी खुलकर सामने आ सकते हैं। नोटों के इन बंडल को गिनते रह जाएंगे। इतने नोट हैं कि बिना मशीन के नोटों की गिनती तो सोचना भी बड़ा सिरदर्द है। रांची में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की तो इतने बड़े पैमाने पर नोटों की बरामदगी हुई। इतने अथाह रुपयों को गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी, वो भी एक नहीं 3 मशीनें। बैंक अधिकारी इन मशीनों के साथ पहुंचे। नोटों को गिनने का सिलसिला शुरू हुआ। पूरी तसल्ली के साथ रुपयों की गिनती होती रही। अंत में गिनती का आंकड़ा 19 करोड़ 31 लाख पर जाकर रुका। करोड़ों के नोट बरामद हुए तो हड़कंप मच गया। सीआरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी गई। गिनती के बाद नोटों को बक्से में भर भर कर अधिकारी ले जाने लगे। देर तक यह सिलसिला चलता रहा। जो आधिकारिक सोर्स हैं ईडी के, उनके द्वारा उनकी बातों को अगर माना जाए तो 19 करोड़ 30 लाख रुपया जो है उसकी बरामदगी की बात आ रही है। और देखिए कई मशीन जो है, लगभग 4 मशीन नोट गिनने के लगाए गए थे। 3 मशीन जो है वो फिलहाल यहाँ दिख रही है और इसको वापस जो है अब ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा सिंघल के सरकारी आवास पे भी छापेमारी की गई थी। आखिर ये नोटों का ढेर कहां छिपा कर रखा गया था? किसने छिपा रखे थे नोटों के ये बंडल? आपको इन नोटों से जुड़ा एक एक राज बताते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए इन रुपयों के ढेर को। इसमें 2000 रुपए के बंडल है, इसमें 500 रुपए के नोटों के बंडल है, इसमें 200 और 100 के नोटों के बंडल भी हैं। झारखंड में 2009-10 में हुए मनरेगा घोटाले में ईडी ने यह छापेमारी शुक्रवार को शुरू की। झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक साथ जांच एजेंसी का छापा पड़ा। करीब 25 ठिकानों पर छापे टारगेटेड थे। झारखंड के खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार और अन्य कुछ कर्मचारी। 19 करोड़ 31 लाख रुपयों में से 17 करोड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास से बरामद किए गए। बाकी रुपए एक कंपनी से मिले। बताया जा रहा है कि आईएएस पूजा सिंघल के आवास पर भी कई अहम सबूत और दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। झारखंड के खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर रेड पड़ी तो रांची में उनके पति अभिषेक झा के अस्पताल पर भी छापेमारी हुई। तमाम जगहों से कई अहम कागजात मिले। पूरे मामले में सबसे अहम जानकारी ये मिली है, पूजा सिंघल और उनके पति के खिलाफ जारी छापेमारी में करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात बरामद हुए हैं। खबरों के मुताबिक रांची के अलावा कई महानगरों में संपत्ति का पता चला है। कई फ्लैट्स में निवेश के सबूत मिले हैं। हालांकि ईडी से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी में ईडी अधिकारियों ने घोटाले को लेकर सबूत खंगाले।
तो एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर में भी गई। ये आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ससुर का आवास है। जांच एजेंसी ने यहां भी शुक्रवार को तलाशी अभियान चलाया। दिव्येश सिंह, दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। तो 25 ठिकाने जहां पर चली छापेमारी और करोड़ों की जो ये रकम बरामद हुई, अब इसी के इर्द गिर्द जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सत्यजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है और 11 बजे बताया जा रहा है पूजा सिंघल से पूछताछ यहां शुरू होगी। सत्यजीत, क्या अपडेट, कितनी देर में पूछताछ शुरू होगी? देखिए, इस वक्त जो है हम ईडी दफ्तर के बाहर खड़ा है। सबसे पहले आपको यहाँ दृश्य दिखाएं। सिक्योरिटी जो है वो बीफ अप कर दिया गया, इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कल जो है मीडिया का एक्सेस बिल्कुल ईडी के दफ्तर के अंदर तक था, अब आज मीडिया अंदर नहीं जा पाएगी, अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। अब इसमें हम लोग ये बताएं कि जांच का दायरा जो है, प्राइम सस्पेक्ट जो थी पूजा सिंघल, वहां तक पहुंच चुका है। ईडी ने बेशक 2 दिनों का समय लिया, क्योंकि जो नोट की बरामदगी हुई थी सीए सुमन कुमार के पास से, उनको पहले अरेस्ट किया गया, उनको रिमांड पे लिया गया। 10 दिनों के रिमांड की डिमांड जो है बीएमपी सिंह, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं पीएमएलए के, उन्होंने बताया कि मांगा गया था, लेकिन सिर्फ 5 दिनों का ग्रांट किया गया। तो पहले उनसे 2 दिन पूछताछ हुई, फिर अभिषेक झा जो पूजा सिंघल के हस्बैंड हैं और पल्स हॉस्पिटल के एमडी हैं, उनसे पूछताछ की गई। तो जाहिर तौर पे दोनों से अलग अलग जब इंट्रोगेट किया जा रहा है, तो वो जो बोल रहे होंगे दोनों को कोरैबोरेट किया जा रहा होगा, इंटरलिंक किया जा रहा होगा। और जब कहीं ना कहीं ईडी को लगने लगा कि इनकी भी कॉम्प्लिसिटी हो सकती है, तो सम्मन अब जारी कर दिया गया है। इसमें नया अपडेट यह है कि पूजा सिंघल, जो सोर्सेज रिवील कर रहे हैं उनके जो क्लोज हैं, 21 तारीख तक की छुट्टी पे चली गई हैं। माइंस और इंडस्ट्री की वो सेक्रेटरी है यहाँ पे। मिस एप्रोप्रिएशन का मामला था जब वो खूंटी में डीसी थी 2009 फरवरी से 2010 जुलाई के बीच में, तो 18 करोड़ एम्बेजलमेंट का मामला था और उसमें एक गिरफ्तारी हुई थी जो जूनियर इंजीनियर थे राम विनोद सिन्हा, कलकत्ता से गिरफ्तारी हुई थी 2020 में। तो उनको जब क्विज किया गया तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए, उसमें पूजा सिंघल का भी एक नाम था। और शुक्रवार को दिन भर छापेमारी हुई है पूजा सिंघल के ठिकानों पे, उनके हस्बैंड जो हैं, उनके पल्स हॉस्पिटल के जो एमडी हैं वहाँ पे, और उनके सीए सुमन कुमार। एक नया नाम जुड़ रहा है, रुचि अग्रवाल जो कलकत्ता की सीए हैं। ये बताया जा रहा है कि सेल कंपनीज के जरिए पैसा लगाया जाता था, यानी मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे आ गया, क्योंकि अगर सेल कंपनीज है तो जाहिर तौर पे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये तमाम जो एंगल्स होंगे उस पर पूजा सिंघल को क्विज किया जाएगा। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि सीए सुमन कुमार जो है, उनसे उनका किस तरह का लिंक है, यानी किस तरीके के तार जुड़ सकते हैं, इसी के इर्द गिर्द जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यजीत हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ रहे आगे, बात अब बुलडोजर की। अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई आज भी जारी है और आज दिल्ली के मंगोलपुरी में बुलडोजर पहुंचा है। दिल्ली पुलिस की एयर पैरामिलिट्री फोर्स गलियों में तैनात कर दी गई है। यहां भी लोगों ने खुद अतिक्रमण हटा लिया है। जैसे ही ये जानकारी कि वहां अतिक्रमण हो सकता है, जिसके बाद लोग खुद ही अपने आगे की तरफ बनाए अवैध चीजें जो उन्होंने बनाई थी अपने घरों के बाहर, उनको हटाया है। तो आज मंगोलपुरी में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। कल शाहीन बाग में 2 घंटे का ड्रामा चला और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सिर्फ इसी को हटा पाई, वो भी बुलडोजर नहीं चला था, स्थानीय लोग ही आगे बढ़कर उन्होंने खुद ही इस स्ट्रक्चर को यहां से हटा दिया था। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, मंगोलपुरी में मौजूद हैं वो। हिमांशु, आप मंगोलपुरी में क्या देख पा रहे हैं? बुलडोजर पहुंच चुका है और कितनी तादाद है इसकी, कितनी देर में शुरू होगा एक्शन? देखिए, इस वक्त मैं मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में मौजूद हूं और ये देखिए यहाँ पर पहुंच चुकी है यहाँ पर बुलडोजर, और साथ साथ यहाँ पर सुबह से ही पुलिस की पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी तैनाती थी। आप देखिए पीछे की तरफ यहाँ पर पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, पुलिस की पूरी तैनाती कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर लोगों ने खुद ही अपनी जो भी अतिक्रमण, जो इंक्रोचमेंट था, उसको हटा दिया था। जो चीजें थी हम आगे की तरफ लेके आपको चलते। देखिए ये पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर एमसीडी की टीम पहुंची है, लेकिन एमसीडी की टीम पहुंचने से पहले यहाँ पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने लोगों से जब बातचीत की तो मैं आपको दिखाता हूं, अर्पिता, आगे की तरफ जाकर के
कि किस तरीके से लोगों ने जो भी अतिक्रमण उन्होंने किया था वो हटाया। और इस पूरे इलाके को आप देखिए, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। जो इलाके के डीसीपी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए, जो आप दोनों तरफ दुकानें आप देख रही हैं जो फुटपाथ पे बनी हुई थी, ये एमसीडी की टीम आने से छोटी छोटी जो दुकानें बनी थी, जो रेहड़ियां थी, वो लोगों ने खुद यहां से हटा दी। आप देखिए, इस पूरे इलाके में जो छोटी छोटी गलियां हैं, यहां पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के जवान यहां पर तैनात हैं। और ये तमाम, ये जो दोनों तरफ आप पटरी के देख सकती हैं, ये पूरी छोटी छोटी दुकानें सब पूरे आखिरी तक जो पूरी गली है वहां पर बनी हुई थी। लेकिन इन सबको लोगों ने खुद, जिनकी दुकानें थी, उन लोगों ने एमसीडी की टीम के आने से पहले अपनी दुकानों को हटा दिया, क्योंकि इस बात की जानकारी थी कि अगर एमसीडी आती है, बुलडोजर चलेगा, तो उनकी जो भी सामान है वो सीज हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। वो, क्योंकि हमने देखा कि बुलडोजर के साथ ट्रक भी है, तो वो उठा के ले जाएगा। आप ये देखिए, जो पूरी आप देखिए साइड से, अर्पिता आप देखिए, ये सारी जगहों पर छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थी। अर्पिता, ठीक है, यानी वहां पर जिस तरीके से बुलडोजर दिख रहा है, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और थोड़ी देर में बताया जा रहा है शाहीन बाग के बाद आज मंगोलपुरी में बुलडोजर चलेगा। हालांकि शाहीन बाग में 2 घंटे का ड्रामा चला, लेकिन वहां पर एमसीडी बहुत कंफ्यूज नजर आई और ये नहीं चिन्हित हो पाया कि आखिरकार कहां से इंक्रोचमेंट को हटाना है। हालांकि वहां के विधायक आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ये कहते रहे कि हमने खुद ही जो अतिक्रमण है उसको हटवा दिया था, इसलिए शायद एमसीडी को वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला। आज जब ये टीम मंगोलपुरी पहुंची है, थोड़ी देर में यहां पर बुलडोजर चलाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर भी जो अतिक्रमण है वो लोगों ने हटाया हुआ है। हिमांशु, क्योंकि भारी तैनाती हम पुलिस बल की भी वहां पर देख रहे हैं, जरा उस लिहाज से देखिए, बताइए कि किस तरीके के हालात बने हुए। देखिए, ये जो पूरा इलाका है अर्पिता, ये मिक्स पॉपुलेशन का इलाका है। और यही लिए सामने आप देखिए, जो आला अधिकारी हैं इस जिले के, वो पहले ही पहुंचे थे और जो लोकल लोग हैं उनके साथ इन लोगों ने बातचीत की थी, जो तमाम थाने के हैं, क्योंकि जिन लोगों की दुकानें थी, जो इस पूरे इलाके के प्रधान हैं, उन लोगों से बातचीत की थी। और इन दुकानों को यहाँ से जो अतिक्रमण था, जो इंक्रोचमेंट था, वो लोगों ने खुद ही हटाना शुरू कर दिया। जब हम सुबह के वक्त अर्पिता यहाँ पहुंचे तो लोग अपनी दुकानें हटाते हुए नजर आए थे। और लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि उनको जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने ये हटा दिया। डीसीपी समीर शर्मा इस वक्त है। सर, ये बताएं कि किस तरीके की जानकारी थी, लोगों ने खुद ही हटा दिया इसे लगे थे? जी, हमने, पुलिस ने पहले मीटिंग की है। हम काफ़ी देर से इसमें मीटिंग कर रहे हैं। हमारे एसएचओ साहब हो गए, एसीपी साहब हो गए, 1 हफ्ते से मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को हमने अवेयर कर दिया कि ऐसा इंक्रोचमेंट ड्राइव होगी जिसमें आपको जो इलीगल आपने इंक्रोचमेंट की हुई है उसको हटाना है। तो हमने आपस में काफ़ी बातचीत की और समझाया, तो लोग समझ गए और लोगों ने हमारी बात मानी। ऑलमोस्ट 90% इंक्रोचमेंट जो है वो पहले ही रिमूव हो चुकी है, मतलब हटा लिए लोगों ने। लेकिन जो पक्के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको जेसीबी लगेगी और वो उस पर एक्शन करेगी। स्थिति सर कंट्रोल में, पूरे इलाके की स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। हमने फोर्स लगाई हुई है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाई हुई है, जस्ट बिकॉज सिचुएशन ऐसी है। तो अदरवाइज स्थिति बिल्कुल कंट्रोल है। हमारी सारी बातचीत है, ऐसी कोई आशंका नहीं है। लोकल